नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अगर हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान दें, तो इससे ममता बनर्जी या उनके जैसे अन्य नेताओं की राजनीति के भीतर की जो अंतर्विरोध है, उसे समझने में हमें बड़ी मदद मिलेगी। ममता बनर्जी ने कई महत्वपूर्ण बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मिसाल के तौर पर उन्होंने यह कहा कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल ही पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। भाजपा ने तकरीबन 100 सीटों की चोरी की है। चुनाव बिल्कुल चोरी करके या लूट करके जीता गया है। और अंत में उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी। निश्चित रूप से इसके कारण से थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। राष्ट्रपति महोदया को राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाना पड़ेगा और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। लेकिन यह कोई बड़ी संवैधानिक संकट जैसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो ममता बनर्जी ने बातें कही वे भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह कहा कि इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है। उन्होंने कहा कि उनकी बातचीत हुई है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से और इंडिया ब्लॉक के अन्य तमाम नेताओं से। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव कल के दिन कोलकाता पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बातें कही। लेकिन अगर हम ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकली बातों पर ध्यान दें, तो हमें यह अंदाजा लगेगा कि क्षेत्रीय दल या ममता बनर्जी के जैसे नेता किस तरीके से भ्रम की स्थिति में पड़े हुए हैं। मैं कुछ बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर हम पिछले कई चुनावों से यह देख रहे हैं कि विपक्षी दल बार बार एसआईआर के मुद्दे को उठाते हैं। वे यह कह रहे हैं कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है। साफ तौर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और नाम काटने की पूरी प्रक्रिया मतदाताओं को पहचान कर नाम काटने की प्रक्रिया के रूप में तब्दील हो चुकी है। और कई अखबारों ने, मिसाल के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को दिखाया कि किस तरीके से लोगों के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्यों होता है कि विपक्षी दल इस स्थिति के बावजूद चुनाव में जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि ममता बनर्जी यह कहती कि जब तक 27 लाख लोगों की दावेदारियों पर सही तरीके से सुनवाई नहीं हो जाती है, वे चुनाव में नहीं जाएंगी। वे चुनाव का बायकॉट करने की स्थिति में क्यों नहीं आए? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ममता बनर्जी को भी देना चाहिए, केजरीवाल साहब को भी देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के चुनाव में भी यह बात उठी थी, और बिहार के नेताओं को भी देना चाहिए कि जब उन्हें यह पता था कि एसआईआर में गड़बड़ी की गई है, तो फिर वो चुनाव में क्यों गए? क्योंकि जब वो ऐसा कहने के बाद कि एसआईआर के माध्यम से गड़बड़ी होती है, चुनाव में उसी रूप में चले जाते हैं, तो इससे मतदाताओं के मन में या आम लोगों के मन में यह संदेश जाता है कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो कुछ भी विपक्षी दल यानी कि तृणमूल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या आरजेडी या कांग्रेस कह रहे हैं, वे एक ऐसी बात है जो कि आमतौर पर राजनीति में विपक्षी दल करते हैं। लेकिन कभी भी एसआईआर के माध्यम से होने वाली गड़बड़ी को लेकर विपक्षी दल सड़कों पर नहीं उतरे। होना यह चाहिए था कि ये सभी दल एक दूसरे का हाथ थामते और राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाते। चुनाव के बहिष्कार की स्थिति तक जाने की जरूरत नहीं है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और यह मांग रखने की जरूरत है कि जब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी, तब तक वो खुद को चुनाव से अलग कर रहे हैं। और इससे जब जनता में इस बात का भरोसा बढ़ेगा कि विपक्षी दलों की एसआईआर के बारे में या वोट चोरी के बारे में जो बातें हैं वे सही हैं, तो निश्चित रूप से जनता भी की तरफ से भी इस संदर्भ में सुधार करने का एक दबाव आएगा। आप याद कीजिए कि जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का मसला उठाया था, तो किस तरीके से इंडिया ब्लॉक के अन्य जो सदस्य हैं वो उनके साथ बहुत मजबूती से खड़े नहीं हुए, जिसमें खुद तृणमूल कांग्रेस भी सम्मिलित थी। और दूसरी बात की तरफ भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई, तो वो यह कह रही हैं कि उनके साथ फला फला दल है या सोनिया गांधी से उनकी बात हुई है, राहुल गांधी से उनकी बात हुई है। लेकिन यह बात भी ममता बनर्जी से पूछा जाना चाहिए कि आखिर चुनाव में जब वो जा रही थी, तो उन्होंने विपक्षी दलों को एक साथ जोड़कर एक गठबंधन बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की इन चुनाव में मतों में जो अंतर है, वह 5% का है। कांग्रेस को तकरीबन 3% वोट मिले हैं और वाम दलों को भी अगर मिले वोटों को जोड़ दिया जाए और अगर एक गठबंधन की परिकल्पना की जाए, तो इस स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल होता। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी 2024 के चुनाव में भी और इन चुनाव में भी एक ऐसे घमंडी दल के रूप में सामने आए, जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि विपक्ष की एकता बने।
उन्हें ऐसा लगता था कि कांग्रेस की राज्य में कोई जमीन नहीं है, उन्हें ऐसा लगता था कि वे ही सबसे मजबूत दल है, उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं और वो बड़े आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव हार जाने के बाद उन्हें यह याद आता है कि विपक्षी दलों के बीच में एकता होनी चाहिए, या वे यह दावेदारी कर रही हैं कि विपक्षी दलों के बीच में एकता है। लेकिन असल में विपक्षी दलों की एकता को तोड़ने का काम ये क्षेत्रीय दल के नेतागण ही लगातार करते रहे हैं। इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव भी बड़ी आसानी से चला जाता है। ये आपस में भी काफी शत्रुता भाव रखते हैं। अगर इंडिया ब्लॉक में 2024 के चुनाव के पहले एक बिखराव की स्थिति आई, नीतीश कुमार अगर इससे अलग हो गए, तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के दरवाजे पर जाती है। क्योंकि ममता बनर्जी ने यह कहा था कि वे संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और इसके बाद ममता बनर्जी ने यह भी सुनिश्चित किया कि बंगाल में किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का एक गठजोड़ कायम ना हो। तो यह जो एक अहम की स्थिति है, वह विपक्षी दलों में बहुत ही गहराई से मौजूद है। और मैं यह कहूंगा कि जो क्षेत्रीय दल है, वो इस तरीके से अपनी जमीन देने में आनाकानी करते हैं, मानो कि जो राष्ट्रीय दल यानी कांग्रेस है, उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। जब चुनाव नतीजे आते हैं तो यह पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति अभी भी उन राज्यों में भले ही बहुत कमजोर हो, लेकिन कुछ ना कुछ उपस्थिति जरूर है। और अगर उस उपस्थिति को क्षेत्रीय दल स्वीकार करते, कांग्रेस को सही तरीके से एकोमोडेट करते, तो नतीजा कुछ और होता। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद तरह तरह के दावे कर रही हैं, लेकिन उन दावों के बरक्स अगर हम उनके पहले के क्रियाकलाप को देखें, तो उसमें एक तरह की भ्रम की स्थिति ही दिखती है। आज के बाद से भी अगर विपक्षी दल, खासतौर पे क्षेत्रीय दल, इस बात को समझ लें कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जाने वाले किसी भी आकर्षण की तरफ नहीं जाना है, उन्हें विपक्ष की एकता को मजबूती से कायम रखना है, तो निश्चित रूप से वो एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कई बार क्षेत्रीय दलों की गतिविधियां ऐसी रही हैं कि लगता है कि कभी भी किसी भी मौके पर भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर उन्हें अपनी तरफ खींच सकती है। आप याद कीजिए कि जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे, तो ममता बनर्जी ने जो विपक्षी उम्मीदवार थे, उनकी तुलना में धनखड़ को अपना समर्थन दिया। जबकि वही धनखड़ जब राज्य में राज्यपाल थे, तो वो ममता बनर्जी के सामने कई तरह की समस्याएं पैदा करते रहे थे। तो कुल मिलाकर जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें अपनी राजनीति पर बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर वो ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से छोटा-मोटा एडजस्टमेंट करके वे अपनी स्थिति को कायम रख पाएंगे, या राहुल गांधी के द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों को पंक्चर करके वे भारतीय जनता पार्टी की नजर में कुछ समय के लिए अच्छे बन पाएंगे, तो यह उनका भ्रम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा निशाना सभी विपक्षी दलों को कमजोर करने पर है। और जो क्षेत्रीय दल है, क्योंकि वो एक राज्य तक सिमटे हुए हैं, तो वो बहुत ही आसानी से भारतीय जनता पार्टी के शिकार बन जाते हैं। हम कई राज्यों में इस तरह की स्थिति को देख चुके हैं। और अगर क्षेत्रीय दल अभी भी नहीं संभले और उन्होंने विपक्ष की एकता को मजबूत करने की कोशिश नहीं की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में उनकी राजनीतिक स्थिति और कमजोर होती जाएगी। आज की अपनी चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।